हाँ जी दोस्तों, आप सबन को मीणा जी एजुकेशन पे घना घना स्वागत है। हिंदी साहित्य के इस सफ़र पर हम आज मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास आपका बंटी, जिसका हम विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं, जो आप सभी को आपकी आने वाली महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं। चलिए आज एक बहुत ही गहरे और संवेदनशील सवाल पर बात करते हैं। जब दो बड़े लोग मतलब एक पति पत्नी अपनी शादी को खत्म करने का फैसला करते हैं, तो उस फैसले के बीच में जो एक बच्चा खड़ा होता है, उसका क्या होता है, उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। आज हम इसी सवाल को मन्नू भंडारी के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास आपका बंटी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो जैसे एक बच्चे के मन का एक्सरे है जो अपने माता पिता के तलाक के बीच पिस रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखिका ने खुद इसकी भूमिका में यह साफ किया है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये असल जिंदगी की कुछ घटनाओं से प्रेरित हैं। उन्होंने इसे सिर्फ एक आप कह सकती हैं इमोशनल कहानी की तरह नहीं देखा, बल्कि एक बढ़ती हुई सामाजिक समस्या की तरह देखा जिसे वो सबके सामने लाना चाहती थी। बिल्कुल, तो आज हमारा मकसद है बंटी नाम के उस बच्चे की आंखों से उसकी टूटती बिखरती दुनिया को महसूस करना और ये समझना कि इस सालों पहले लिखी गई ये कहानी आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो कहानी की शुरुआत में बंटी की दुनिया बहुत छोटी है और बहुत महफूज। बस वो है और उसकी मम्मी शकुन। एक बड़ा प्यारा सीन है जहां बंटी अपनी मम्मी को कॉलेज के लिए तैयार होते हुए देखता है, पर उसके देखने का नजरिया बड़ा अजीब है। उसे लगता है कि ड्रेसिंग टेबल पर रखी जो रंग बिरंगी शीशियां हैं, उनमें कोई जादू है। हाँ, वो जादू जो उसकी मम्मी को किसी और में बदल देता है। उपन्यास में लिखा है कि जैसे ही शकुन उस कुर्सी पर बैठकर तैयार होना शुरू करती है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है, आवाज बदल जाती है और बंटी को लगता है कि वो अब उसकी मम्मी नहीं रही, बल्कि कॉलेज की प्रिंसिपल बन गई हैं। एक ऐसी अजनबी जिसे वो जानता तक नहीं। ये सुनने में तो एक बच्चे की कल्पना लगती है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? मतलब अपनी ही माँ को एक अजनबी की तरह देखना दूरी को दिखाता है जो वो महसूस कर रहा है। प्रिंसिपल वाली माँ उसकी अपनी वो प्यार करने वाली माँ नहीं है, वो एक बाहरी दुनिया की इंसान है जिसके नियम कानून सख्त हैं। अच्छा। और यही बंटी की उस सुरक्षित छोटी सी दुनिया में पहली दरार पड़ती है। उसे लगने लगता है कि उसकी माँ के दो रूप हैं। और शायद इसी डर और अकेलेपन से बचने के लिए वो कहानियों में सहारा ढूंढता है, खासकर अपनी फूफी से सुनी सोनल रानी की कहानी में। हाँ, वो डायन वाली कहानी। हाँ, जो अपना रूप बदल सकती थी। मुझे तो ये सोचकर भी अजीब लगता है कि एक बच्चा अपनी माँ के बदलते व्यवहार को एक डायन की कहानी से जोड़कर समझने की कोशिश कर रहा है। बच्चे ऐसा ही करते हैं। जब असल दुनिया उन्हें समझ नहीं आती तो वो उसे कहानियों और कल्पनाओं के सांचे में ढालकर समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए माँ का किरदार एक पहेली बन गया है। एक ही इंसान एक पल में उसी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है और दूसरे ही पल एक डरावने रूप में बदल जाता है। बिल्कुल, ये कंफ्यूजन उसके मन में बहुत गहरे तक बैठ जाता है। और फिर ये कंफ्यूजन और बढ़ जाता है जब बाहरी दुनिया उसकी जिंदगी में दखल देती है। एक दिन उसका दोस्त टीटू उसे बताता है कि तुम्हारे मम्मी पापा में तलाक हो गया है। एक बच्चे के लिए तलाक जैसा शब्द तो मतलब बिल्कुल बेमानी होता होगा, है ना? उसे इस शब्द का पता किसी बाहरी इंसान से चलता है, अपने माँ बाप से नहीं। ये कितना बड़ा असर डालता होगा एक बच्चे के मन पर? बहुत गहरा असर। पहली बात तो ये कि उसे एक ऐसी समस्या का नाम पता चलता है जिसका मतलब उसे नहीं मालूम, और जब वो इसका मतलब पूछता है तो उसका दोस्त उसे बुद्धू कहकर चिढ़ाता है। तो वो एक अपमान बन गया। हाँ, तो तलाक उसके लिए सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि शर्म और अपमान की वजह बन जाता है। दूसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि उसके माँ बाप इस पर चुप हैं। उनकी चुप्पी इस विषय को और भी बड़ा, डरावना और शर्मनाक बना देती है। बंटी इस तलाफ को अपने अंदर ही अंदर महसूस करने लगता है। ऐसा ही एक और बड़ा कंफ्यूजिंग पल आता है जब वो घर आए वकील चाचा को कहते हुए सुनता है, जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लड़खड़ा जाती है। हाँ, अब बंटी और टीटू मिलकर इस धुरी शब्द का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि धुरी का मतलब धूल होता है। मतलब धूल से जिंदगी कैसे लड़खड़ा सकती है। ये बच्चों की मासूमियत भी है और हालात की गंभीरता भी। बिल्कुल। और ये धुरी का जो रूपक है, ये इस उपन्यास का दिल है, उसका केंद्र है। बंटी के लिए उसकी दुनिया के धुरी कौन है? उसके मम्मी और पापा। सही। वही तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उनके अलग होने का मतलब है कि बंटी की पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ गया है। उसकी जिंदगी सच में लड़खड़ा गई है। वो कारण समझे बिना उसका असर झेल रहा है। उसे बस ये महसूस हो रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, और क्यों बिखर रहा है ये उसे कोई नहीं बता रहा। तो हमने देखा कि बंटी की दुनिया कैसे टूट रही है, लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। बंटी की माँ शकुन, वो क्या सोच रही थी? क्या वो बस एक विलन थी या उसकी अपनी भी कोई कहानी थी? लेखिका ने यह साफ किया है कि शकुन कोई पारंपरिक त्याग करने वाली भारतीय मां नहीं है। सही कहा। शकुन वो मां नहीं थी जो अपनी पूरी जिंदगी बच्चे पे कुर्बान कर दे। उसकी अपनी पहचान थी, अपना करियर था। वो एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी। हाँ, और उसकी अपनी ख्वाहिशें थीं। वो सालों से एक टूटे हुए रिश्ते का बोझ ढो रही थी। तो असल में शकुन अपने अंदर एक लड़ाई लड़ रही थी। एक तरफ वो एक माँ थी, लेकिन दूसरी तरफ वो एक औरत भी थी जो अपनी जिंदगी में खुशी चाहती थी।
डॉक्टर जोशी से उसकी दूसरी शादी अपनी खुशी की तरफ एक कदम था। लेकिन यहाँ पर लेखिका एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने रखती हैं। वो बताती हैं कि शकुन बंटी को कभी अपने पति अजय के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, तो कभी अपने अकेलेपन का सहारा बनाती है। बिल्कुल। एक जगह वो सोचती भी है कि बंटी सिर्फ उसका बेटा नहीं, वो एक हथियार भी है जिससे वो अजय को तड़पा सकती है। ये पढ़कर तो लगता है कि क्या कोई माँ ऐसा भी सोच सकती है? यही इस उपन्यास की ताकत है। ये किरदारों को हीरो या विलन में नहीं बांटता, ये इंसानी रिश्तों की उलझी हुई सच्चाई दिखाता है। यहाँ कोई पूरी तरह सही या गलत नहीं है। शकुन के नजरिए से देखें तो उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा एक नाखुश शादी में गुजार दिया। अब वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहती है जिसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसके फैसले जो उसके लिए आजादी हैं, वही बंटी की नजर से देखें तो उसकी दुनिया को तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल। दो बड़े लोगों के बीच के तनाव में सबसे ज्यादा बंटी ही पिस रहा है। और ये पिसाई तब और बढ़ जाती है जब शकुन की शादी हो जाती है और बंटी एक नए घर में पहुंचता है। वो घर बड़ा है, आलीशान है, लेकिन बंटी के लिए बिल्कुल अजनबी। हाँ, और वहां नए लोग हैं, डॉक्टर जोशी और उनके बच्चे अमित और ज्योत, जो अब बंटी के सौतेले भाई बहन हैं। और वहां घुसते ही उसे एहसास होने लगता है कि वो अब अपनी दुनिया का केंद्र नहीं रहा। पहले घर में हर चीज उसके हिसाब से होती थी, अब उसे हर चीज के लिए अब एडजस्ट करना पड़ रहा है। कुछ सीन तो बहुत तकलीफदेह हैं, जैसे खाने की मेज पर जब डॉक्टर जोशी उससे प्यार से पूछते हैं कि वो क्या खाएगा, तो बंटी को लगता है कि वो उसे बाहर वालों की तरह पूछ रहे हैं। उससे खुद अपने ही घर में बाहरी होने का एहसास होता है। हाँ, या वो सीन जब अमित अपनी मेज से बंटी की किताबें फेंक देता है और चिल्लाता है, ये मेरी मेज है, किसी को नहीं दूंगा मैं अपनी मेज। ये छोटी छोटी घटनाएं उसके दिल पर बहुत गहरा असर डालती हैं। ये सिर्फ छोटी घटनाएं नहीं है, ये उसके उखड़ने का एक जीता जागता सबूत है। लेखिका ने बंटी जैसे बच्चों के लिए जड़ों से कटे हुए शब्द का इस्तेमाल किया है। उसने सिर्फ अपना पुराना घर नहीं खोया है, उसने अपनी जगह खो दी है, अपनी माँ का पूरा ध्यान खो दिया है, और सबसे बढ़कर अपनी पहचान खो दी है। वो जो अपनी माँ की दुनिया का सूरज था, अब वो उस नई दुनिया में एक बाहरी ग्रह की तरह है जिसे कहीं कोई जगह नहीं मिल रही। तो इसके जवाब में बंटी क्या करता है? वो विद्रोह करता है, वो गुस्सा करता है, चीजें फेंकता है, दूध दलिया की कटोरी उछाल देता है, अपने खिलौने तोड़ देता है। ये सब देखकर सवाल उठता है कि ये गुस्सा क्यों? क्या वो बस एक बिगड़ा हुआ बच्चा बन रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि बाहर से देखने पर यही लगेगा कि बच्चा बदतमीज हो गया है, लेकिन असल में यहाँ बंटी का गुस्सा सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये उसके कंट्रोल वापस पाने की एक बेताब कोशिश है। अच्छा, जब उसकी पूरी दुनिया, उसका घर, उसकी माँ, सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है, तो खिलौने तोड़ना या कटोरी फेंकना वो अकेली चीजें हैं जिन पर उसका जोर चलता है। यह हमें दिखाता है कि बच्चे अक्सर तबाही या तोड़फोड़ के जरिए अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, अपनी ताकत जताने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये उसकी बेबसी और लाचारी के खिलाफ मदद के लिए एक चीख है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि उसकी ये चीख किसी को सुनाई नहीं देती, बल्कि उसका यही व्यवहार उसे अपनी माँ से और दूर कर देता है। बिल्कुल, यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। शकुन, जो अपनी नई जिंदगी में खुश रहना चाहती है, उसे बंटी अपनी इस खुशी के रास्ते में एक रुकावट की तरह दिखने लगता है। उसे लगता है कि बंटी जानबूझकर उसे सबके सामने गलत साबित कर रहा है। हाँ, वो उसका गुस्सा नहीं, उसके पीछे का दर्द नहीं देख पाती। नतीजा ये होता है कि माँ बेटे के बीच बातचीत जो पहले ही कम थी, अब पूरी तरह खत्म हो जाती है। और कहानी का अंत इस त्रासदी को उसके अंजाम तक पहुंचाता है। बंटी को पहले उसके पापा अजय के पास कलकत्ता भेज दिया जाता है। वो एक और नई अजनबी दुनिया में पहुंचता है, और वहां से भी आखिरकार उसे एक हॉस्टल में डाल दिया जाता है। यानी कि उसे दोनों ही घरों से निकाल दिया जाता है। हाँ, उपन्यास के आखिरी पन्नों में एक बहुत ही दर्दनाक सीन है। बंटी अपने पापा के साथ हॉस्टल जा रहा है, और उसे ये महसूस होता है कि उसे दोनों ने ही, मम्मी और पापा दोनों ने ही छोड़ दिया है। वो डरकर अपने पापा का हाथ कस कर पकड़ लेता है, और लेखिका लिखती हैं, उसकी छोटी सी परछाई पापा की लंबी सी परछाई में ही घुल मिल गई। ये लाइन पढ़कर लगता है जैसे उसका अपना वजूद ही खत्म हो गया। और यही उस उपन्यास का सार है। याद है, शुरू में हमने बात की थी कि लेखिका ने इससे एक भयावह सामाजिक समस्या कहा था। वो समस्या यही है। माता पिता शकुन और अजय अलग होकर और दोबारा शादी करके अपनी अपनी समस्याओं का हल तो निकाल लेते हैं। वो तो सेटल हो जाते हैं। हाँ, अजय अपनी नई जिंदगी में खुश है, शकुन भी अपनी नई जिंदगी में बसने की कोशिश कर रही है। लेकिन बंटी का क्या? वो दोनों का है, और इसीलिए आखिर में वो किसी का नहीं रहता। वो एक फालतू और गैर जरूरी हिस्सा बन जाता है जो किसी की भी नई जिंदगी के सांचे में फिट नहीं होता। आपका बंटी सिर्फ एक तलाकशुदा बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि ये परिवार, रिश्ते और माँ होने की हमारी पारंपरिक सोच पर बहुत गहरे सवाल उठाती है। ये दिखाती है कि कैसे बड़ों के फैसलों की दुनिया में एक बच्चे की पूरी भावनात्मक दुनिया तबाह हो जाती है, और शायद किसी को पता भी नहीं चलता। इसकी सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि बड़े लोग तो अपने रास्ते बना लेते हैं, अपनी जिंदगी को फिर से संवार लेते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत हमेशा बच्चे चुकाते हैं।
लेखिका ने खुद लिखा है, इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ही ये है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। उसकी त्रासदी यही है कि वो सबसे ज्यादा मासूम है, पर सबसे ज्यादा तकलीफ भी वही उठाता है। ये उपन्यास लगभग 50 साल पहले लिखा गया था। हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपका बंटी उपन्यास समझ में आ गया होगा और आप इस उपन्यास की मूल संवेदनाओं को समझ गए होंगे, जहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनने की संभावना रहती है और यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे मीणा जी एजुकेशन के साथ। ऐसे ही आप सभी को हिंदी साहित्य से जुड़ी समस्त प्रत्येक विषय वस्तु की यहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो मीणा जी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।